गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव में आपका स्वागत है। आइए हम बात करने जा रहे हैं आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और उस टॉपिक का नाम है भारतीय नौवहन प्रणाली, इंडियन नेविगेशन सिस्टम। लेकिन भारतीय नौवहन प्रणाली से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये नौवहन प्रणाली होती क्या है, ये नेविगेशन सिस्टम होता क्या है, किस तरीके से डेवलप होता है और भारत में कैसे डेवलप हुआ है। उन सारे सवालों के जवाब जो भी आप जानना चाहते हैं, इस सिंगल वीडियो में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखेंगे भारतीय नौवहन प्रणाली के बारे में। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल नाविक के बारे में हम पढ़ेंगे पुष्पेंद्र आज। बिल्कुल थोड़ा बहुत इंग्लिश भी यूज कर लेंगे, हम थोड़ी बहुत इंग्लिश भी यूज कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। सभी को गुड इवनिंग पर। और बहुत अच्छा है कि आप लोग जिस तरीके से इंतजार करते हैं, हमें भी खुशी होती है कि जरूरी है आना, जरूरी है पढ़ाना, क्योंकि कई लोग इंतजार कर रहे हैं। तो एक तरीके से एक दबाव बन जाता है, एक आकर्षण बन जाता है कि हाँ बहुत अच्छा रहेगा कि हम डेली 1 घंटा आप लोगों के लिए इस तरीके से निकालते चले। और जिस तरीके से आप लोगों के लाइक भी बढ़ते हैं, बाकी चैनल पर जब मैं जाता हूं तो मुझे उतना बार बार याद आती है कि आप लोग ज्यादा बेटर हैं कि आप बहुत जल्दी लाइक भी कर लेते हैं। क्लास शुरू होने से पहले ही आप कोशिश करते हैं कि नहीं जो भी पढ़ाएंगे सर बढ़िया पढ़ाएंगे, तो सभी को थैंक यू इस बात के लिए। आइए हम शुरुआत कर रहे हैं आज के क्लासेस की, शुरुआत कर रहे हैं आज के टॉपिक की, इंडियन नेविगेशन सिस्टम। लेकिन पहले संक्षिप्त में उन लोगों की मदद कर देते हैं जिन्हें भी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने में कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है। अनअकैडमी प्लस पर इस समय आप देख सकते हैं सारे एजुकेटर्स की क्लासेस प्रभाव पर और डेमो क्लासेस। कई विद्यार्थी बार बार जो मैसेज कर रहे हैं कि वो फ्री ट्रायल नहीं कर पाए थे, तो आप डेमो क्लास देख सकते हैं जिन्हें स्पेशल क्लास कहते हैं। डेमो क्लासेस डेली अलग अलग एजुकेटर्स की फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आप अपना मेल आईडी डालकर डेमो क्लासेस ले सकते हैं ताकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा। उसमें डेमो क्लासेस जिन एजुकेटर्स की होगी, जैसे हमारी स्पेशल क्लास नहीं है तो हमारी नहीं मिलेगी, बाकी एजुकेटर्स की स्पेशल क्लासेस आप देख सकते हैं। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्लस पर पढ़ाया जाता है जिन लोगों ने ट्रायल नहीं लिया है। टॉप एजुकेटर्स के बारे में हम अगर कहें तो इस समय 80 से ज्यादा एजुकेटर्स अनअकैडमी प्लस पर जुड़ चुके हैं। और ये 80 से ज्यादा एजुकेटर्स वे हैं जो प्रेजेंट सिनेरियो में यूपीएससी के परिवर्तनों को जानते हैं और इस कारण से एक ही मंच पर एक ही फीस में ये सारे एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। एक ही फीस में, उसी सिंपल एक सिंगल फीस में आपको ये सारे एजुकेटर्स पढ़ाएंगे। हमारा जो नया कोर्स है वो आज से स्टार्ट हो चुका है, 13 सितंबर से आज हमने स्टार्ट किया इकोलॉजी एनवायरनमेंट। तो अभी भी आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आपको हमारे पुराने सारे वीडियोस भी मिलेंगे और नई क्लासेस भी अवेलेबल होगी। लेकिन वो जो फीस आप देंगे ये मत सोचिएगा कि उसमें हमारी क्लास के अलावा जितने एजुकेटर है सबकी क्लास आप देख सकते हैं। डेली 30 घंटे से ज्यादा क्लासेस हैं और इसी में मैं सजेशन दूंगा कि ऑप्शनल भी कवर कर लो, ऑप्शनल भी इसी फीस में, ऑप्शनल भी। और मैं तो सजेशन दूंगा 2-3 ऑप्शनल रेडी कर लो। ऑप्शनल रेडी इसलिए करो क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में है ना, उसी में कवर करना है, उसी सब्जेक्ट में, उसी फीस में कवर करना है। तो जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट हैं, उन्हें तो मैं सजेशन दूंगा कि वो 2-2 ऑप्शनल कवर कर ले, 3-3, क्योंकि ऑप्शनल के जैसा नॉलेज हो जाने का मतलब कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन वैसे तो 35,000 का है, लेकिन एमके लाइव अगर आप यूज कर लेते हैं तो ये ओनली 31,500 रुपीज ही होगा। इसी में आप 2-3 ऑप्शनल रेडी कर लीजिए, सीसेट हमारा रेडी हो जाएगा। इसमें हम जनरल साइंस, इकोलॉजी एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल इशू, बहुत सारे सब्जेक्ट तो हम अकेले ही लेंगे। 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन उन लोगों के लिए जो जॉब कर रहे हैं, ग्रेजुएशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, धीमे तैयारी करना चाहते हैं, हमसे पूरा कोर्स करना चाहते हैं, तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन और केवल 50,400 में है अगर आप एमके लाइव को यूज कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, तो सब्सक्रिप्शन के लिए सबसे पहले आप यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम को गोल के रूप में सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर सब्सक्रिप्शन में आपको जो चाहिए उसे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर एमके लाइव को आप यूज करके आप 10% ऑफ करके 31,500 में 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मैं यहां रिपीट कर दूं आप लोगों को कि आपको इसी वेबसाइट, इसी नीचे एक लिंक मिलेगा जिसमें एक तरीके से सर्वे कराया जा रहा है कि आप लोग किस टाइप के वीडियो चाहते हैं।
तो अगर आप चाहे तो अपना फीडबैक भी इसके नीचे जो लिंक है उसमें दे सकते हैं, और इसके नीचे जो लिंक है वहीं से आप हमारे कोर्स को भी जान सकते हैं कि कोर्स कौन सा हमारा चल रहा है। तो सीधा एडमिशन आप यहां से भी ले सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इस शब्द का मतलब समझ लीजिए। नौवहन प्रणाली की परिभाषा बता रहा हूं मैं। एक ऐसी प्रणाली जो पृथ्वी पर किसी भी चल अचल वस्तु की स्थिति तथा उसके स्थिति में होने वाले परिवर्तन को सटीक समय पर, रियल टाइम पर, उसी समय पर बता दे, ऐसी प्रणाली को नौवहन प्रणाली कहा जाता है। नेविगेशन सिस्टम मींस किसी भी लिविंग नॉन लिविंग की, हम कह सकते हैं कि चल अचल का मतलब हुआ कि उसकी गतिमान अवस्था या स्थिर अवस्था के बारे में रियल टाइम में ही हमें बता दे, हम कहेंगे कि वहां पर नौवहन प्रणाली के द्वारा काम हुआ है। इसका सामान्य सा अर्थ यह है, जैसे जिस समय मैं इस कमरे में चल रहा हूं और इस कमरे में जब मेरा मूवमेंट हो रहा है, बिल्कुल उसी समय आप उसे देख सके लाइव, तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं नेविगेशन का ही यहां पर भी काम हो रहा है। तो पृथ्वी पर किसी भी लिविंग नॉन लिविंग, जैविक अजैविक वस्तु की चल अचल स्थिति का रियल समय पर ज्ञात करना, चल अचल स्थिति को रियल समय पर ज्ञात करना नौवहन प्रणाली कहा जाता है, या जिस प्रणाली के अंतर्गत यह होता है उसे नौवहन प्रणाली कहते हैं। नेविगेशन सिस्टम कहते हैं। नेविगेशन सिस्टम के बारे में याद रखिएगा, नौवहन प्रणाली एक बहुत ही बड़ा अभियान, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि इस प्रणाली के विकास के लिए बहुत बड़ी संख्या में उपग्रहों की आवश्यकता होती है। एक दो उपग्रहों से यहां कुछ नहीं होगा, यहां एक उपग्रहों की श्रृंखला भेजनी पड़ती है। उन उपग्रहों की श्रृंखला के भी विशेष नामकरण होते हैं और इसी कारण से इनके भी नामकरण रखे जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं नौवहन प्रणाली बिल्कुल जीरो से। नेविगेशन सिस्टम, नौवहन प्रणाली। नेविगेशन एक ऐसी प्रणाली होती है जो पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव की चल और अचल स्थिति को ज्ञात करने में मदद करती है या ज्ञात करती है, नेविगेशन कहलाता है। नेविगेशन प्रणाली को विकसित करने के लिए उपग्रहों की एक श्रृंखला प्रक्षेपित की जाती है जो एक साथ किसी स्थान या किसी क्षेत्र विशेष का चित्र प्रस्तुत कर सकती है। जो एक साथ किसी स्थान मतलब पूरी की पूरी पृथ्वी का या किसी भी क्षेत्र का वह चित्र प्रस्तुत कर सकती है। वह नेविगेशन प्रणाली सबसे बेहतर मानी जाएगी जिसमें एक साथ तीन उपग्रह किसी स्थान पर उपस्थित होते हैं। नेविगेशन प्रणाली वो अच्छी है जिसमें एक साथ तीन उपग्रह होंगे, क्योंकि एक उपग्रह उसकी लोकेशन ट्रैक करेगा, एक उपग्रह उसके चेंजेस को ट्रैक करेगा और एक उपग्रह उसके टाइम को बताएगा। जब इन तीनों का मिक्स कर देंगे तब हम एग्जैक्टली बता सकेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। वह समय के साथ अपनी स्थिति बदल रहा है या नहीं बदल रहा है, कैसी बदल रहा है, किस रफ्तार से बदल रहा है। इसलिए नेविगेशन प्रणाली वो अच्छी है जहां एक साथ एक स्थान के लिए तीन उपग्रह तो ही होंगे। तो हम देखेंगे कि एक स्थान पर जब आप तीन उपग्रह न्यूनतम रखेंगे तब हम उस स्थान के बारे में सही और सटीकता से बता सकते हैं। नौवहन प्रणालियां दो प्रकार की होती है। नेविगेशन सिस्टम दो टाइप के हैं, एक कहलाते हैं वैश्विक, एक कहलाते हैं वैश्विक ग्लोबल, एक कहलाते हैं वैश्विक ग्लोबल और एक कहलाते हैं क्षेत्रीय स्थानिक, जिन्हें हम कह सकते हैं कि रीजनल। ग्लोबल अगर बनाना है तो ग्लोबल का मतलब क्या, आप पूरी पृथ्वी को हमेशा अपनी निगाह में रखना चाहते हैं। ग्लोबल का मतलब है कि आप पूरी पृथ्वी पर निगाह रखना चाहते हैं, पूरी पृथ्वी पर कैमरे लगाना चाहते हैं, पूरी पृथ्वी को देखना चाहते हैं, पूरी पृथ्वी पर होने वाले बदलाव, पूरी पृथ्वी पर लोगों की गतिविधियों पर ध्यान रखना चाहते हैं, उसे कहेंगे वैश्विक। ये एक तरीके से ऊपर लगे हुए कैमरे हैं। जैसे हमारे जमाने में या पुराने जमाने में लोग कहते थे कि ऊपर वाला देख रहा है, तो आज के जमाने में आप कहेंगे कि जीपीएस देख रहा है। जीपीएस नहीं तो वैश्विक प्रणालियां देख रही हैं। और फिर कुछ जगहों पर जो केवल एक निश्चित क्षेत्र तक ही फोकस रखते हैं, जैसे जो भारत पर ही देखना चाहते हैं,
जो केवल जापान को ही देखना चाहते हैं, जो केवल एक विशिष्ट भाग को देखना चाहते हैं, उन्हें कहेंगे कि वो क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली का हिस्सा होगा। तो जो पूरी पृथ्वी पर निगरानी रखेंगे वह वैश्विक प्रणालियां हैं, जो किसी एक विशिष्ट क्षेत्र पर निगरानी रखेंगे वो क्षेत्रीय प्रणालियां हैं। आइए देखते हैं क्या स्पेशलिटी होती है, क्या खासियत इनमें होती है। इस प्रकार वैश्विक वाले में आ रहा है, इस प्रकार की नौवहन प्रणाली में उपग्रहों का संयोजन कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि एक साथ पूरी पृथ्वी का चित्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के नेविगेशन में अधिक उपग्रहों की आवश्यकता होती है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वैश्विक प्रणाली को विकसित करने के लिए हम ऐसे उपग्रहों को अरेंज करेंगे कि एक साथ पूरी पृथ्वी का चित्र बनेगा। और इस प्रकार की प्रणाली अगर आपको विकसित करनी है तो उपग्रहों की संख्या बहुत ज्यादा लगेगी, न्यूनतम 24 उपग्रह लगेंगे। 24 उपग्रह। रूस का जो ग्लोनास है उसका चित्र दिखा रहा हूं मैं, 24 उपग्रह लगेंगे जैसे। और यह जो उपग्रह होंगे ये मियो की कक्षा में भेजे जाएंगे। मियो की कक्षा में ये जो उपग्रह होंगे ये मियो की कक्षा में भेजे जाएंगे। वर्तमान में कई देशों में इस प्रकार के नेविगेशन है। जीपीएस अमेरिका का है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये अमेरिका का है। वैसे फिर ग्लोनास का भी फुल फॉर्म है, ये रूस का है। गैलीलियो ये यूरोप का है और बाइडू ये चीन का है। तो ऐसे वैश्विक प्रणालियां इस समय 4 हैं। अमेरिका की जीपीएस है, गैलीलियो यूरोप की हैं, ग्लोनास रूस की हैं और बाइडू चीन की हैं। इन चारों के पास वैश्विक प्रणालियां हैं, इन चारों के पास वैश्विक प्रणालियां हैं। इनमें से मैं जो आपको प्रणाली दिखाने जा रहा हूं वो रूस की प्रणाली है। ग्लोनास को मैं दिखाने जा रहा हूं, ये ग्लोनास है। इस तरीके से 24 सैटेलाइट होते हैं, इस तरीके से 24 उपग्रह होते हैं। देखना एक चक्र में 8 उपग्रह लगाए गए हैं, 8। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ऐसे 8 उपग्रहों की एक श्रृंखला, फिर 8 उपग्रहों की एक श्रृंखला, 8 उपग्रहों की एक श्रृंखला। हरे रंग के 8 हैं, लाल रंग के 8 हैं, नीले रंग के 8 हैं। ऐसे 8-8 उपग्रहों का जो पूरा सर्कल बनेगा तो आप देखना किसी एक जगह पर आपको हमेशा 3 उपग्रह निगाह रखने के लिए मिलेंगे। किसी एक जगह पर 3 उपग्रह निगाह रखने के लिए मिलेंगे, तब हम कहेंगे कि एक बेहतरीन नौवहन प्रणाली यहां बन सकती है। तो नेविगेशन सिस्टम वो बढ़िया होगा जहां किसी एक जगह के लिए 3 उपग्रह मिलेंगे। और नेविगेशन प्रणाली में जब वैश्विक नेविगेशन प्रणाली आपको बनानी होगी तो याद रखिएगा 24 उपग्रह न्यूनतम लगेंगे, और ज्यादा है तो बेटर है, पर न्यूनतम 24 उपग्रहों की आवश्यकता होती है। क्या इस चित्र से अब आपको आइडिया लग गया है? इस चित्र से दिमाग में क्लैरिटी आ चुकी होगी कि कैसे पूरी पृथ्वी का चित्र बना रहा है। आप देखो ना, वो कहीं पर भी रहे, जब वो घूमेंगे तो पूरी पृथ्वी का चित्र कभी भी तैयार रहेगा। वो जब भी मूव करेंगे, किसी भी टाइम पर, किसी भी समय पर आप पूरी पृथ्वी पर निगाह रख सकते हैं। मियो की कक्षा में हमें 24 उपग्रहों को भेजना पड़ता है। बिल्कुल हम आ रहे हैं पुष्पेंद्र, भारत का कौन सा नौवहन प्रणाली, हम उसी पर आ रहे हैं, हम घबराओ नहीं। अब हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली पर। क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली का मतलब यह पूरी पृथ्वी का चित्र नहीं बनाएगा, पर पूरी पृथ्वी पर किसी विशिष्ट स्थान पर निगरानी रखेगा। तो हम उसे कहेंगे कि वो क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली होगी, इस प्रकार की नौवहन में उपग्रहों का संयोजन शब्द पर ध्यान देना, कॉम्बिनेशन, संयोजन कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि उपग्रह किसी एक विशेष क्षेत्र का चित्र प्रस्तुत करते हैं। सामान्यतः इसमें उपग्रहों की संख्या कम की आवश्यकता होती है, और इसे जियो की कक्षा में स्थापित करते हैं। देखना जियो की कक्षा में हम स्थापित क्यों करेंगे, इसे स्थापित क्यों करेंगे? अगर एक सिंपल सी बात हम आपसे कहें तो जियो की कक्षा में इसे इसलिए स्थापित किया जाएगा,
जियो की कक्षा में इसे इसलिए स्थापित किया जाएगा क्योंकि आप ध्यान से सोचिए, अगर मान लेते हैं कि हमें मान लेते हैं कि भारत पर 9 हमें निगरानी रखनी है, तो मियो की कक्षा में उपग्रह की गति और पृथ्वी के घूर्णन की गति बदलेगी। तो इसका मतलब कभी भारत दिखेगा, कभी भारत नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम गरीब लोग हैं, हम कुछ ही उपग्रहों में सारा काम करना चाहते हैं, तो हमें उसे जियो की कक्षा में भेजना पड़ेगा। और उसका बेनिफिट क्या होगा? जितना वो उपग्रह जियो में घूमेंगे, पृथ्वी भी उतनी घूमेगी, फिर वो उपग्रह और घूमेगा, फिर पृथ्वी भी घूमेगी। तो पृथ्वी के घूमने की गति और उपग्रह के घूमने की गति बराबर होगी, तो हमेशा वो पृथ्वी में उस विशिष्ट स्थान के सापेक्ष में स्थिर रहेगा और हमेशा उस पर निगरानी रखेगा। तो जो लोगों के क्षेत्रीय नौवहन प्रणालियां होती हैं, वह क्यों जियो में भेजते हैं? क्योंकि उन्हें उस विशिष्ट स्थान पर 24 घंटे निगरानी रखनी है। तो हमें कुछ ऐसा कक्षा चाहिए जहां पर उस उपग्रह के घूमने की गति और पृथ्वी के घूर्णन की गति समान होगी। तो क्या आज रीजन समझ में आ गया है कि भारत ने अपने नौवहन उपग्रहों को क्यों जियो में भेजा, जबकि वैश्विक नौवहन प्रणालियां हमने मियो में भेजी हैं? उसका रीजन है क्योंकि वो पूरी पृथ्वी को कवर कर रहे हैं, हमें केवल कुछ विशिष्ट स्थान को 24 घंटे कवर करना है। तो जितना मूवमेंट पृथ्वी में हो रहा होगा, उतना मूवमेंट उपग्रह में भी होगा। वो केवल जियो की कक्षा में संभव होगा। जैसे भारत में इसी प्रकार का भारत की नौवहन प्रणाली है। भारत का नेविगेशन इसी प्रकार का नेविगेशन है जिसे नेविगेशन विथ इंडियन कंसल्टेशन कहते हैं। इसे नाविक नाम दिया गया है, नेविगेशन विथ इंडियन कंसल्टेशन। नेविगेशन में NA फिर विथ इंडियन कंसल्टेशन, तो इंडियन और फिर नाविक में हम कह सकते हैं कि इंडियन कंसल्टेशन, नाविक विथ की जगह पर नेविगेशन में NAV, नेविगेशन विथ इंडियन कंसल्टेशन। तो हम कह सकते हैं कि NAV का मतलब है नेविगेशन, I का मतलब है इंडियन और C का मतलब है कंसल्टेशन। सो नेविगेशन विथ इंडियन कंसल्टेशन। ऐसे जापान का भी है QZSS। ये जापान का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है। ऐसी नौवहन प्रणालियां जापान की हैं, भारत की हैं। तो इस प्रकार की जो नौवहन प्रणाली है, नेविगेशन प्रणाली है, उसे हम कहेंगे कि वो क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली है, जो किसी एक विशिष्ट क्षेत्र का चित्र प्रस्तुत करेगा। आप देख सकते हैं कि इस चित्र में ये भारत की नौवहन प्रणाली है। 7 उपग्रह हमने भेजे हैं इसके लिए। ये 7 उपग्रह में आप देख सकते हैं कि ये 3 उपग्रह हैं। ये 3 उपग्रह हैं इस तरीके से, और 4 उपग्रह आप देख सकते हैं। ये सभी उपग्रह जियो की कक्षा में हैं और इन सबका फोकस ये भारत का रीजन है। ये भारत के उस क्षेत्र को कवर करता है। लगभग आप देख सकते हैं कि ये इतने क्षेत्र को कवर करेगा। तो इतने क्षेत्र में जो भी हलचल होगी, जो भी मूवमेंट होगी, इसको ये बता सकता है। तो जियो की कक्षा में जब आप कम उपग्रहों में काम करते हैं तो उसे रीजनल कहेंगे, क्योंकि वो पूरे पृथ्वी का नहीं, केवल विशिष्ट किसी हिस्से का ही चित्र प्रस्तुत करता है। तो क्या आपको अब आइडिया लग रहा है कि वो कैसा था और ये कैसा है? अब उसमें आप एक और बात समझिएगा इसके बारे में। भारत के नाविक के बारे में बता रहे हैं। नेविगेशन विथ इंडियन कंसल्टेशन में भारत और उसके आसपास के कुल 500 किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है। नाविक के विकास के लिए हमने IRNSS प्रकार के उपग्रह भेजे हैं, जैसे GSAT थे, जैसे IRS थे, जैसे एजुसेट था, जैसे मेटसेट थे। वैसे ही इनकी जो श्रृंखला है, इसके विकास के लिए जो उपग्रह भेजे गए हैं, इसका जो डेवलपमेंट जिन उपग्रहों से हुआ है, उन उपग्रहों का नाम IRNSS श्रृंखला है।
इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो इनके जो नाम हैं, 7 उपग्रह हैं, तो इनके जो नाम रखे गए हैं IRNSS 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G इस तरीके से रखे गए हैं। जब ये सैटेलाइट सिस्टम काम करना बंद कर देगा तब हम दूसरा भेजेंगे, तो उसका नाम होगा IRNSS 2A 2B 2C 2D 2E चलता रहेगा। तो ये 1A, इसमें से 1A ने पिछले साल काम करना बंद किया। एक्चुअल में पिछले साल 1A की जो परमाणु घड़ी है जिससे हम टाइम के बारे में सही सही जानकारी जुटा सकते थे, वो खराब हो गई थी, इजराइल से ली गई थी। अगर हम बात करें तो ये खराब होने के बाद फिर हमने 8वां उपग्रह भेजा, क्योंकि एक चीज खराब हो गई तो फिर वो काम ही नहीं कर रहा है पूरा सिस्टम। तो हमने 8वां उपग्रह भेजा और वो असफल रहा था। इस कारण से फिर 9वां उपग्रह में भेजना पड़ा। तो इस श्रृंखला में 9 उपग्रह भेजे गए हैं, एक असफल रहा है, एक खराब हो चुका है। अब जो 7 उपग्रह हैं वो काम कर रहे हैं। 7 उपग्रह जो काम कर रहे हैं वो है 1B 1C 1D 1E 1F 1G, फिर 1H बेकार हो गया, मतलब एक तरीके से वो सक्सेस ही नहीं रहा, तो 1I। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम श्रृंखला के 7 उपग्रह छोड़े गए, इसलिए नाविक को IRNSS सिस्टम भी कहते हैं। मेरे लाल और लालियों को कई बार तकलीफ आती होगी, कभी नाविक कह रहा है, कभी IRNSS कह रहा है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, नाविक इस पूरे तंत्र का नाम है, पूरे तंत्र का नाम है। उस नाविक को बनाने वाले उपग्रहों का नाम IRNSS है। क्या आप समझ पा रहे दोनों बातें अलग अलग? नाविक का मतलब है पूरा तंत्र, पूरा सिस्टम, और उस सिस्टम को बनाने वाले उपग्रहों का नाम है IRNSS। क्या दोनों शब्द क्लियर हो चुके हैं? पिछले वर्ष IRNSS 1A की परमाणु घड़ी खराब होने के कारण IRNSS 1H को प्रक्षेपित किया गया, लेकिन असफल प्रक्षेपण के कारण 2018 में 12 अप्रैल को IRNS 1I को प्रक्षेपित किया जा चुका है। तो हम कहेंगे कि अब हमारे पास 1I भी आ चुका है। अब ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है, ये पूरा सिस्टम अब वर्क कर रहा है। आगे बढ़ते हैं और पहले आपके डाउट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके आगे की बातचीत क्या है? असफल रहा A1 की परमाणु बिल्कुल 1500 किलोमीटर। असफल रहा था, सभी को क्लियर हो चुका है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कौन बनाया है? शिवम यादव। हम स्पेस स्टेशन के बारे में जब चर्चा करेंगे तब इस पर जरूर चर्चा करेंगे। हिंदी ऑप्शनल की क्लास चल रही होगी अब्दुल, हिंदी ऑप्शनल के बारे में शायद सर सुनील सर बता पाएंगे आपको ज्यादा बेटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो भारत का नेविगेशन सिस्टम हमने बनाया, भारत की नौवन प्रणाली बनाई, इससे हमें 2 टाइप की सर्विस मिलने वाली है। एक है SPS स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस, और रेस्ट्रिक्टेड सर्विस RS। 2 प्रकार की सर्विस हमें इससे मिलेगी, स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस और रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेस। जो स्टैंडर्ड है वो आम नागरिकों के लिए होगी, जैसे आजकल हम उपयोग कर रहे हैं जीपीएस का। आजकल हमें जैसे कहीं रास्ता पता करना हो तो हम जीपीएस यूज करते हैं। कुछ महीनों के बाद अब भारत का भी आप उपयोग करने लग जाएंगे नाविक, तो नाविक का ऐप आएगा, नाविक के ऐप को डाउनलोड करोगे तो किसी भी स्थान के बारे में आपको पता चल जाएगा। अब इसका जो ऐप जैसे ही आना शुरू हो जाएगा तो आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। और रेस्ट्रिक्टेड सर्विस ये सेना को समर्पित है, या कुछ लोगों को तक ही इसके पावर रहेंगे, कुछ लोगों तक ही इस सेवाओं को प्राप्त करने की ताकत होगी। तो IRNS 2 प्रकार की सेवाएं प्रदान करेगा, जैसे कि मानक स्थिति सेवा मतलब पहला स्टैंडर्ड पोजीशन सर्विस, जो सभी उपयोगकर्ताओं के लिए होगी, और दूसरी है प्रतिबंधित सेवा रेस्ट्रिक्टेड सर्विस, जो केवल और केवल कुछ उपयोगकर्ताओं तक सीमित रहेगी।
जो केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को प्रदान की जाएगी। वो इसलिए क्योंकि सेना के लिए ज्यादा एक्यूरेसी जरूरत है और सेना को ज्यादा बेटर क्वालिटी की सेवा ये मिलेगी। उसका रीजन है क्योंकि हमें सीमा के क्षेत्र में क्या हलचल हो रही है, सीमा में क्या बदलाव हो रहे हैं, किस तरीके की वहां हलचलें देखी जा रही हैं, इस पर निगाह रखेगा ये। अब यहां पर एक बात आप समझिएगा, जब ये डेवलप नहीं हुआ था तो इसके पहले हम किस पर निर्भर थे? जब ये डेवलप नहीं हुआ था तो इसके पहले हम किस पर निर्भर थे? जरा कमेंट्स करके बताए कि जब ये डेवलप नहीं हुआ था तो इसके पहले हम किस पर निर्भर थे? सेना में भारत क्या कोई अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है पुष्पेंद्र अभी, पर बनने वाला है 2030। इसके पहले हमारी निर्भरता किसकी थी? संदीप का है ग्लोनास। सेना के लिए हम किसकी निर्भरता पर निर्भर थे? सेना के लिए हम किस नौवहन प्रणाली को उपयोग करते थे? संदीप को ग्लोनास लग रहा है, अभिमन्यु अमेरिका का जीपीएस, पुष्पेंद्र को भी जीपीएस। आरएसपी के लिए जोधपुर में आएंगे, कृष्ण यादव अब नहीं आ पाएंगे। दीपक अमेरिका, रशिया, राडार, अमेरिका, रूस, अमेरिका जीपीएस, बहुत बढ़िया। मतलब अगर ये सवाल ऑब्जेक्टिव में आता तो शायद कई लोगों का आंसर गलत हो जाता। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोगों को पता है कि भारत और अमेरिका के संबंध अब ठीक ठाक हुए हैं। अब 1999 के बाद संबंधों में सुधार आया है, तो आज संबंध अच्छे हैं। हमारा मित्र अमेरिका पहले से नहीं रहा है। तो आप खुद सोचिए कि हमारी मित्रता लंबे समय तक जिससे रही, देखो ये जो काम होते हैं ना सेना के, सुरक्षा के, सामरिक मुद्दों पर हम कभी भी उन जगहों पर उन लोगों के साथ बातचीत नहीं कर सकते हैं जो अभी अभी हमारे नए मित्र बने हैं। रशिया का ग्लोनास, रूस का ग्लोनास हमारी मदद करता था इसके पूर्व, लेकिन जिस तरीके से वैश्विक सिनेरियो बदल रहे हैं, जिस तरीके से वैश्विक स्थितियों में परिवर्तन आ रहे हैं, हमारी अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ रही हैं, तो हमें एक डर भी होता है कि बहुत क्या होता है। जैसे आप एक इसका उदाहरण देखो, व्यवहारिक उदाहरण देखो। जैसे आपका कोई पुराना मित्र था, फिर आप किसी नए शहर में गए, आपका कोई नया मित्र बना, तो ऐसी सिचुएशन में पुराने मित्र को आपकी कमजोरियां पता हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि पुराने मित्र को लगे कि नए मित्रों के कारण पुराने मित्रों को भूल गए हैं, तो हो सकता है फिर वो आपको नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस कारण से एक डर बना रहता है भारत के मन में भी कि हमारी पुरानी सारे रिकॉर्ड उनके पास हैं। तो पहले हम ग्लोनास पर निर्भर थे, लेकिन ये खतरनाक है, कभी भी निर्भरता होना नहीं चाहिए। इस कारण से धीमे धीमे भारत ने इसे विकसित किया। आईआरएन सिस्टम से प्राथमिक सेवा क्षेत्र में 20 मीटर से अधिक की स्थिति सटीकता से प्रदान करने की उम्मीद है। इसका मतलब समझना, हमारे इस नाविक के द्वारा जब कोई लोकेशन ट्रैक की जाएगी, जैसे जीपीएस में क्या होता है, आपने लोकेशन ट्रैक की, बाद में आपको पता चला कि वो जगह यहां नहीं 2 किलोमीटर दूर थी, क्योंकि जीपीएस में ऐसा हो जाता है। पर हमारे नाविक की एक्यूरेसी मानी जा रही है 20 मीटर की, कि अगर किसी जगह पर लोकेशन बता दी तो ज्यादा से ज्यादा 20 मीटर के दायरे में जितना एरिया आएगा वही आसपास में ही वो स्थान होगा। तो इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी रहेगी। सेना के लिए इसकी एक्यूरेसी 5 मीटर की रखी गई है। इसका मतलब सेना ने अगर कोई लोकेशन ट्रैक की तो बिल्कुल 5 मीटर के आसपास में ही दायरा पता चल जाएगा। तो नाविक का विकास होना जरूरी था, और खास करके नागरिकों के लिए ना सही, लेकिन सेना के लिए तो बहुत जरूरी था। पर नागरिकों के लिए भी इसलिए जरूरी है क्योंकि जीपीएस जब हम यूज करते हैं तो हमारी लोकेशन कोई दूसरा व्यक्ति ध्यान रख रहा है, हमारी लोकेशन का रिकॉर्ड उसके पास रख रहा है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारतीय नागरिकों के लिए खतरनाक हो सकता था। आईआरएनएस के क्या क्या अनुप्रयोग हम उपयोग करेंगे, इस सिस्टम के नाविक के क्या क्या यूज हम करेंगे, तो इस सिस्टम के यूज आपके इसरो ने बताए हैं। स्थलीय, हवाई और समुद्री नौवहन प्रणाली में मदद होगी, मतलब सड़कों पर हम इसका उपयोग कर सकेंगे, हवाई यात्रा के लिए इसका उपयोग कर सकेंगे, और समुद्र में भी हम इसका उपयोग कर सकेंगे।
आपदा प्रबंधन को ज्यादा सटीकता से कर पाएंगे, क्योंकि हम जब निगरानी रखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहां आपदा का प्रभाव ज्यादा कहां कम है। वाहन ट्रैकिंग और बेड़े प्रबंधन, मतलब वाहनों की ट्रैकिंग की जा सकेगी कि ये वाहन जो एक्सीडेंट करके गया होगा उसको ट्रैक किया जा सकता है। जो बेड़े होते हैं उनको मैनेज किया जा सकता है। मोबाइल फोन के साथ एकीकरण, मतलब मोबाइल फोन के साथ जब कनेक्ट हो जाएगा तो हमें मोबाइल की डेंसिटी, मोबाइल के साथ जो भी हम यूज कर सकते हैं सारी बातों का आइडिया लगेगा। और सटीक समय, जैसे आप जब मोबाइल सेट करते होंगे तो जीपीएस का टाइम भी यूज होता होगा, तो आप जिस जगह पर है वहां का टाइम अपने मोबाइल में अपने आप आ जाता है। तो वैसे हमारे नाविक के द्वारा हम सटीक टाइम निकाल पाएंगे क्योंकि इसमें परमाणु घड़ी है। मैपिंग और जियोडेटिक डाटा कैप्चर, मैपिंग और जिस प्रकार से ज्योग्राफिकल डाटा होते हैं उसको हम यूज कर पाएंगे इसमें। यात्रियों के लिए स्थलीय नौवहन प्रणाली की सहायता, ड्राइवर के लिए यह दृश्य और आवाज, मतलब चित्र भी दिखाएगा और आवाज, जैसे अभी जीपीएस में होता है बिल्कुल वैसा ही सिस्टम हम इसमें नाविक में भी डेवलप करने जा रहे हैं। तो इसके बहुत सारे यूज हम कर सकते हैं, इसके बहुत सारे उपयोग हम कर सकते हैं। इसी कारण से हम ये कह सकते हैं कि भारत के लिए नाविक बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इसके विकसित होने के कारण भारत की सैन्य सेवाओं के लिए ग्लोनास पर निर्भरता कम हो जाएगी, ग्लोनास पर निर्भरता कम अथवा समाप्त हो जाएगी। लेकिन कोई तो होगा जो इस सिस्टम को खराब कह रहा होगा, कोई तो होगा जो इस सिस्टम की बुराई कर रहा होगा। आइए जानते हैं। भारत ने जब इस प्रकार का सिस्टम डेवलप किया तो कई विकसित देशों ने भारत के सिस्टम की आलोचना की। किन बिंदुओं पर? देखो, ये जो सिस्टम हमने डेवलप किया है, इन सिस्टम के जो भी सेवाएं हैं उसके एवज में कोई आर्थिक लाभ नहीं मिलेगा भारत को। जैसे मान लो कि आपने कोई भी दूरसंचार उपग्रह भेजा होता, तो आप उसके एवज में मोबाइल संचार, टेलीविजन संचार, रेडियो संचार, तो उससे आर्थिक आय होती। या भारत ने अगर आईआरएस भेजा होता, दूर संवेदी उपग्रह भेजे होंगे, तो उससे फोटोग्राफ खींचकर विदेशों को भेज सकते थे। लेकिन इस प्रणाली में जो भी कुछ होगा उससे कुछ नहीं मिलने वाला। मुझे बताओ, जीपीएस का तुम लोग यूज करते हो तो क्या कोई जीपीएस को पैसा देता है? नहीं ना। इसका मतलब कि आप जो प्रणाली ये विकसित कर रहे हो ये तो पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट वाली सेवाएं हैं। तो इतना खर्च क्यों कर रहे हो भाई? फ्री ऑफ कॉस्ट में लोग जीपीएस से जीवन यापन कर रहे, करने दो। दूसरा, इस प्रणाली में अगर किसी एक उपग्रह की कोई एक चीज खराब हो जाए तो नया उपग्रह भेजना पड़ता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि परमाणु घड़ी खराब हुई तो हमें पूरा नया उपग्रह भेजना पड़ा, तो खर्चीली है, मेंटेनेंस बहुत खराब है इसका, क्योंकि मेंटेनेंस में कुछ भी खराब हुआ तो तकलीफ आ जाएगी। तीसरा, आपने नाविक के लिए आईआरएनएस तो भेज दिए, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाना कोई सादा काम थोड़ी है। सॉफ्टवेयर बनाने का कठिन काम क्यों है? क्योंकि आप रीजनल लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर बनाना चाहोगे, भारत के क्षेत्रीय भाषाओं में। तो समस्या यह है कि भारत के क्षेत्रीय भाषाओं में जिनके पास क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान है उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान नहीं, और जिन्हें कंप्यूटर का ज्ञान है उन्हें क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान नहीं। भाषा की जटिलता भारत में बहुत बड़ा सवाल है सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट में। गूगल में कहीं का कहीं मीनिंग निकल आते हैं। आप जब गूगल ट्रांसलेट करते हैं तो कहीं के कई मीनिंग निकल आते हैं, क्योंकि भाषा की उतनी उत्कृष्टता उसके अंदर नहीं है। पर आपका अपना है ये, तो आप तो भाषा की उत्कृष्टता चाहेंगे। तो समस्या यह है कि आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे कैसे, क्योंकि आपके पास अच्छा मानव संसाधन तो है ही नहीं। जो मानव संसाधन इसमें अच्छा है उसका कंप्यूटर अच्छा नहीं, जिसका कंप्यूटर अच्छा है उसका भाषा का ज्ञान अच्छा नहीं है। यहां समस्या बहुत बड़ी है। तो कई सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो क्या यह सही है कि खराब है? हम बुराई करने के बाद एक अंतिम रूप से अपना उत्तर लिखेंगे कि ठीक है, ये सारी ठीक बात हमने मान ली कि ये सस्ती या मुफ्त की सेवाएं हैं। हमने मान लिया कि ये बहुत ही खर्चीला और मेंटेनेंस वाला है। हमने मान लिया कि सॉफ्टवेयर बनाने में समस्याएं आएगी। पर यहां आपको समझना चाहिए कि हमारे सामरिक मुद्दे का विषय है, और सामरिक मुद्दे का मतलब सेना से जुड़ा हुआ, सुरक्षा से जुड़ा हुआ, सीमा से जुड़ा हुआ मुद्दा जब हो तो आर्थिक चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्योंकि अगर देश सुरक्षित नहीं रहेगा
तो वह आर्थिक सुरक्षा, वह बाकी की सुरक्षा की संभावनाएं कैसे कर सकते हो? किसी और देश को हमारी पूरी जानकारी हो, किसी और देश की निगरानी में हम रह रहे हो, यह कैसे बेटर होगा? बहुत जरूरी था भारत के पास ऐसे सिस्टम का डेवलप होना। जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन आ रहे हैं, अतः भारत के लिए नितांत आवश्यक है कि भारत का अपना क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली हो जो भारत में निर्भरता अन्य किसी भी देश पर समाप्त कर सके। क्योंकि कल्पना करो कि किसी तरीके से चीन और रूस के संबंध अच्छे हो जाए तो कल तो हम खतरे में आ सकते हैं। इसलिए बहुत जरूरत थी कि अब हम अपने आप को मजबूत करें। और याद रखिएगा, जब तक आपकी निर्भरता रहेगी आप अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रूप से नहीं चला सकते हैं। देखना, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो लोग आज पहली बार विदेश नीति समझ पाएंगे, विदेश नीति का सामान्य सा अर्थ अपने दैनिक जीवन में ले लो। जैसे कि जब तुम छोटे थे तो माता पिता कहते थे कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, वो लड़का अच्छा नहीं है, वह लड़की अच्छी नहीं है। जो भी बातें आपके पेरेंट्स कहते थे, बचपन में आपकी पेरेंट्स पर निर्भरता बहुत ज्यादा थी, तो पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि कौन अच्छा और कौन खराब, मतलब तुम्हारी विदेश नीति स्वतंत्र नहीं थी। अब तुम थोड़े बड़े हो गए हो और अगर कमाने शुरू कर दिए होंगे तो तुम्हारी आर्थिक निर्भरता या समस्त निर्भरताएं खत्म हो गई होगी। अब पेरेंट्स तुम्हारी विदेश नीति को नियंत्रित नहीं करेंगे। हां, कभी कभी कहेंगे कि थोड़ा जल्दी आ जाया करो, कभी कभी कहेंगे कि ऐसे लोगों के साथ न रहा करो, पर विदेश नीति को कोशिश करेंगे प्रभावित करने की, पर वह विदेश नीति निर्धारित नहीं करेंगे। विदेश नीति का मतलब कि आप अपने संबंध किनके साथ और कैसे रखना चाहते हो। जैसे मैं ये कहता हूं कि भारत में महिलाओं की विदेश नीति कभी स्वतंत्र नहीं हो सकती तब तक जब तक कि महिलाएं अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं कर लेगी। क्योंकि महिलाओं के लिए आज भी सब सारे रीजन जो आते हैं कि आप तैयारी करेंगे कि नहीं करेंगे, आप किससे बात करेंगे, कैसी बात करेंगे, कितनी बात करेंगे, ये सब पुरुष समुदाय इसलिए डिसाइड कर रहा है क्योंकि पुरुष समुदाय पर अगर आप निर्भर रहेंगे तो विदेश नीति स्वतंत्र नहीं हो सकती है। विदेश नीति की स्वतंत्रता के लिए निर्भरता का शून्य होना एक अनिवार्य शर्त होती है। इसलिए अगर आपके देश को अपनी विदेश नीति स्वतंत्र करनी है कि आप किससे संबंध रखेंगे, कैसे रखेंगे, क्यों रखेंगे, ये आप खुद तय करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आपकी निर्भरता किसी पर भी ना आए। क्योंकि निर्भरताओं का विकसित होना आपकी स्वतंत्रताओं का हनन करता है। और जो इस दुनिया में निर्भर नहीं है वही व्यक्ति की विदेश नीति पूर्ण स्वतंत्र है। इसलिए निर्भरताओं को शून्य करने के लिए इतने बड़े कदम को उठाना जरूरी था। तो आलोचना कुछ भी हो, लेकिन इसका विकसित होना बहुत जरूरी था, क्योंकि सामरिक मुद्दे में आर्थिक लाभों की उम्मीद नहीं की जाती है। आइए आलोचना के बिंदु देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नेविगेशन प्रणाली के रखरखाव में अधिक खर्च आता है, आलोचना में है। उपग्रह के किसी एक उपकरण के खराब होने पर नवीन उपग्रह भेजना पड़ता है। नेविगेशन प्रणाली से मिलने वाली नागरिक सेवाएं मुफ्त की होती है, जिससे कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता। नेविगेशन प्रणाली के उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर विकास किया जाता है। सॉफ्टवेयर का विकास किया जाता है जिसमें क्षेत्रीय भाषा में बनाने के लिए कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। कुछ समय पहले ब्रिटिशर्स भी कहने लग गए थे, क्योंकि ब्रिटेन से भारत को बहुत ज्यादा धन मिलता है आज भी, एक कंपनसेशन के रूप में कह सकते हैं। कंपनसेशन के रूप में ब्रिटेन आज भी भारत को एक तरीके से आर्थिक सहायता करता है। तो कई ब्रिटिशर्स ये कह रहे थे कि अब ब्रिटेन की आर्थिक सहायता की जरूरत नहीं, क्योंकि भारत मंगलयान अभियान चला रहा है, चंद्रयान अभियान चला रहा है, अपना नौवहन प्रणाली बना रहा है, तो अब भारत को कोई मदद की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है भारत को आर्थिक सहायता देने की। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स लोगों को अगर समझाना है तो उन्हीं की भाषा में समझाना पड़ेगा। और हमारे भारत में उनकी भाषा सबसे ज्यादा जानने वाले व्यक्ति थे शशि थरूर साहब। तो हमने उन्हीं को भेज दिया उनकी संसद में और कहा कि जवाब देकर आ जाइए। तो काफी अच्छा जवाब दिया था उन्होंने। और उन्होंने कहा था कि ये जो आप हमें सहायता प्रदान कर रहे हैं, हम पर कोई उपकार नहीं कर रहे हैं। जिस मानव अधिकारों का आप आडंबर लेकर घूमते हो, उस मानव अधिकारों का हनन आपके पूर्वजों ने जी भरकर किया है। और जो आर्थिक सहायता आप कर रहे हो वास्तव में वो केवल ब्याज हैं। अगर मूलधन की मांग करने लग जाए तो हो सकता है कि आपके देश के प्रत्येक नागरिक पर कर्ज के बोझ बढ़ सकते हैं। इतने कठोर शब्दों में नहीं, मैं थोड़ी हवाबाजी कर रहा हूं,
लेकिन एक सिंपल सी बात आप ये समझिएगा कि इस सिस्टम के द्वारा हमने विश्व को यह सूचित कर दिया है कि अब हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि हम अपनी निर्भरता को किसी के साथ व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उपर्युक्त आलोचनाओं के बावजूद भारत का नेविगेशन तंत्र भारत में एक अलग सामरिक महत्व रखता है, जिससे भारत के सामरिक हित जुड़े हैं। साथ ही यह भारतीय नागरिकों को अधिक सटीकता से स्थिति और अवस्थिति का निर्धारण करने में मदद करेगा। तो बहुत जरूरी है, आलोचनाओं के बावजूद आप उसके बिंदुओं को संतुलित करने का प्रयास करेंगे कि कुछ भी कहे कोई भी, लेकिन भारत के लिए बहुत जरूरी था इस प्रकार के तंत्र का विकसित होना। पहले डाउट देख लेते हैं आप लोगों के। बिल्कुल नाविक को भी जीपीएस की तरह नहीं है, नाविक जीपीएस की तरह नहीं है, नाविक क्षेत्रीय हैं और जीपीएस ग्लोबल हैं। ये बहुत क्लियर दिखा सकता है दुर्गेश, 20 मीटर तक की क्लैरिटी है इसकी, और सैनिक क्षेत्र में 5 मीटर तक की क्लैरिटी है। 9 नंबर का लेसन दीपक देख लो, शायद आज कल का 9 नंबर का लेसन होगा। कल वीकली क्विज नहीं होगा पुष्पेंद्र, शायद हम कल लेंगे एनसीईआरटी की क्लास, एनसीईआरटी क्लास 6 की क्लास 6 की लेंगे हम एनसीईआरटी की क्लास। एक बार देख लो, शायद कल की क्लास तो मुझे लगता है प्लेलिस्ट में नहीं होगी, तो ऐसे ही देख लो, खोलकर मिल जाएगी आसानी से। और रामजी सिंह, हम तुम्हारे कमेंट्स देख रहे हैं तुम्हारे कमेंट्स। बिल्कुल अगर एक युवक अपने शिखर गुटखा पान मसाला अगर खाने वाले युवक है तो त्याग देना चाहिए, अगर ना भी दान करना हो। राम जी, गोल्डी लॉक्स के लिए जो हमने भेजा है वो एस्ट्रोसेट है, एस्ट्रोसेट के द्वारा हम गोल्डी लॉक्स के बारे में जान रहे हैं। कल का एनसीईआरटी का टाइम इसी टाइम पर होगा, या तो कल एनसीईआरटी होगी या क्वेश्चन वाली क्लास लेंगे हम। बिल्कुल हिस्ट्री पर भी, एनसीईआरटी में हम लगभग सभी कुछ कवर कराएंगे। अगर कोई सैटेलाइट हमारी जासूसी कर रहा हो तो हम उसे गिरा देंगे, ऐसा नहीं होता दुर्गेश, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी सैटेलाइट अगर हमारी जासूसी कर रहा हो तो हम उसे सैटेलाइट से गिरा देंगे। ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपने अगर किसी का सैटेलाइट गिरा दिया तो क्या वह कोई ऐसा गरीब आदमी होगा जो इतना जासूसी करने की टेक्निक डेवलप कर चुका होगा, तो क्या वह उसके पास सैटेलाइट नहीं होगा इस तरीके का? और कभी नहीं, ऐसा मत सोचा करिए। ये इस तरीके के एग्रेसिव कैरेक्टर, एग्रेसिव थिंकिंग नहीं आनी चाहिए यूपीएससी के विद्यार्थी में। हमें ये सोचना चाहिए कि हम पहले बातचीत करेंगे, समझाएंगे उसे। इसी टाइम पर होगा एनसीईआरटी का क्लासेस। बिल्कुल, कोहरा आने पर भी ये ठीक काम करेगा, दीपक एक बार देखो, बिल्कुल वीडियो 9 होगा, उसमें सभी को दिख चुका है। धन्यवाद विशाल। ओल्ड एनसीईआरटी ने, अभी नई एनसीईआरटी पर हम बात कर रहे हैं। फिलोसॉफी बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि कोई करंट अफेयर नहीं होता, तो अच्छा सब्जेक्ट है। मनोज, कौन सी क्लास हम समझ नहीं पा रहे हैं। आपस में टकराते नहीं, सैटेलाइट आपस में इसलिए नहीं टकराते क्योंकि सैटेलाइट की दूरियां होती है ना, और उनकी गतियां होती है, तो बराबर चलते रहते हैं। एक जितना आगे बढ़ रहा है दूसरा भी उतना ही आगे बढ़ रहा है, तो उनके बीच का गैप हमेशा मेंटेन रहता है। और वो कोई ऐसे नजदीक नहीं है, जैसे हमारा दृष्टिकोण पृथ्वी पर रहने के कारण ऐसा हो गया है। पर आप सोचो ना, अंतरिक्ष में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई, 8 से 12,000 किलोमीटर की ऊंचाई, 8 से 20,000 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी, 8 से 20,000 किलोमीटर मतलब 12,000 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में उपग्रह है ना, तो उपग्रह कितना बड़ा हो सकता है। तो ऐसा कभी मत सोचा करिए कि नेवी के से उपग्रह टकराएंगे, बिल्कुल भी नहीं, कभी ऐसी बातें मत सोचा करिए। कोशिश करेंगे पुष्पेंद्र की विश्व के महत्वपूर्ण अंतरिक्ष संगठनों के बारे में बताएंगे, लेकिन कोई जरूरत नहीं इतनी।
आइए अब हम इसी टाइप में एक और बात कर रहे हैं जीपीएस की, गगन के बारे में आप लोग, कई लोग पूछ रहे थे। तो गगन का नाम है जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। जीपीएस के साथ जोड़कर जब हम किसी भी हम कहेंगे कि वायुयान प्रणाली में, वायु नौवहन प्रणाली में मदद करेंगे, तो यह भारत का गगन है। गगन मतलब जीपीएस एडेड जियो ऑग्यूमेंटेड नेविगेशन। यह भारत के वायुयानों के लिए समर्पित नौवहन प्रणाली है। इसका विकास इसरो तथा भारतीय विमानपत्तन है, ये विमानपत्तन प्राधिकरण से मिलकर किया है। यह सैटेलाइट आधारित नौवहन प्रणाली है जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम एटीसीआर का संवर्धित रूप है। आप लोगों ने कुछ मूवीज देखी होगी जहां पर एक कमरा होता है जहां से वो कंट्रोल करता है कि आपका वायुयान कहां जाएगा। तो वायुयानों को कंट्रोल करने के लिए अभी तक हम भूमिगत केंद्र का उपयोग करते थे, और भूमिगत केंद्र का जब उपयोग करते थे उनके साथ कम्युनिकेशन करते हुए, उनको बताते हुए, तो मौसम खराब होगा, कांटेक्ट ब्रेक हो जाता था। या फिर हम कहें कि कई बार हमें भूमिगत होने के कारण न्यूनतम दूरी का रास्ता समझ में नहीं आता था। लेकिन जब हम जीपीएस के द्वारा या उपग्रहों के द्वारा नेविगेशन कराएंगे तो मौसम का कोई लेना देना नहीं रहा, क्योंकि मौसम मतलब क्षोभ मंडल, और वायुयान उड़ते क्षोभ मंडल से ऊपर और उपग्रह रहते उससे ऊपर। तो कभी भी मौसम खराब होने पर जीपीएस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम खराब नहीं होगा वायुयानों के लिए। दूसरा, ऊपर से न्यूनतम दूरी बता पाना ज्यादा इजी होगा, तो वो आसानी से बता पाएगा कि इन दोनों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कैसी होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत ने अपने वायुयानों के लिए एक अलग से सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम गगन है। और इस गगन के लिए भारत ने 3 सैटेलाइट भेजे हैं, GSAT-8, GSAT-10 और GSAT-15। ये भारत के वो उपग्रह हैं जो गगन में मदद करते हैं। जो IRNSS है वो नाविक के लिए हैं, और इसके GSAT-8, GSAT-10, GSAT-15 इसके लिए जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजे गए हैं। इसमें सैटेलाइट की सहायता से पायलट को न्यूनतम दूरी वाला रास्ता भी पता चलता है, पायलट को लैंडिंग की सही स्थिति पता चलती है, और सही समय का निर्धारण वो कर पाएगा। यह खराब मौसम में भी सेवाएं देने की क्षमता रखता है। भारत के अलावा अन्य देशों में भी इस प्रकार की प्रणालियां हैं, जैसे अमेरिका का वास, यूरोप का इग्नोस। अमेरिका के पास भी इस प्रकार का सिस्टम है वास नाम से, यूरोप के पास इस टाइप का सिस्टम है इग्नोस नाम से। भारत ने अपना ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया है गगन नाम से, और गगन के इनके साथ कांटेक्ट भी है, वास के साथ, इग्नोस के साथ। तो जब यहां से किसी दूसरी जगह पर जाएगा तो वो वास से कांटेक्ट कर लेगा, फिर कहीं जाएगा तो इग्नोस से कांटेक्ट कर लेगा, फिर यूरोप वालों का होगा उनसे कांटेक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से भारतीय वायुयानों के लिए, या भारत की ओर जो वायुयान आ रहे होंगे उन लोगों के लिए भी एक बढ़िया फायदा हो जाएगा। तो पूर्ण रूप से ये केवल वायुयानों के नौवहन के लिए समर्पित है। गगन पूर्ण रूप से वायुयानों के नौवहन के लिए समर्पित है, और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम होता था जो पृथ्वी पर स्थित होता था एयरपोर्ट के पास, उसकी तुलना में ये एडवांस है, उसकी तुलना में ज्यादा विकसित है। खराब मौसम में भी वो बेटर काम करेगा, न्यूनतम रास्ता बताएगा, सही समय बताएगा। तो गगन हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से तो ज्यादा बेटर हैं। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा कि ये सैटेलाइट की सहायता से पायलट को न्यूनतम दूरी वाला मार्ग, पायलट को लैंडिंग की सही स्थिति और समय का निर्धारण कराएगी। यह खराब मौसम में भी सेवाएं देने की क्षमता रखता है। भारत के अलावा अन्य देशों में इस प्रकार की प्रणालियां हैं, जैसे अमेरिका का वास और जो हमारे यूरोप है उसका इग्नोस, तो इतनी बातें इसमें याद रखिएगा। ये 2 नौवहन प्रणालियां थी। एक तो नाविक है जो सभी जगह यूज होगी, और दूसरी है गगन जो स्पेशली केवल वायुयानों के लिए बनाई गई है। गगन वायुयानों के लिए समर्पित है इसरो,
और भारत का जो हम कहेंगे कि वायुयान पत्तन प्राधिकरण है, जो अथॉरिटी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है और इसके लिए 3 उपग्रह की श्रृंखला भेजी गई है, GSAT-8, GSAT-10, GSAT-15, जिनके द्वारा इस गगन का विकास हुआ है। गगन खराब मौसम में भी काम कर सकता है। गगन की अच्छी बात है कि न्यूनतम रास्ता बता सकता है। तो बहुत सारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं गगन के बारे में भी। मिथुन सक्सेना, अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो मुखर्जी नगर में चावला रेस्टोरेंट के आसपास आ जाइए, वहीं पर हमारा स्टूडियो है, अनअकैडमी स्टूडियो प्रभाव के नाम से ही, वहां पर आपको बोर्ड लग जाएगा। अरुण, अगर पहली क्लास है तो इसको आज पहली क्लास शुरुआत से ही देखना ज्यादा बेटर होगा। वाइड एरिया ऐसा कुछ इसका नाम है, जुल्फिकार, इसे देख लेना, वास को गूगल करके देख लेना, मिल जाएगा। और कोई डाउट है? हमारे मिसाइल को गिरा सकते हैं जिससे इंडिया ने टेस्ट किया था। शक्ति परीक्षण हम इसमें नहीं पढ़ाएंगे, शक्ति परीक्षण एक्चुअली डिफेंस का हिस्सा है, इसलिए उसे डिफेंस में पढ़ाएंगे, हम डिफेंस में पढ़ाएंगे। 1 मंथ का कोर्स लेने पर बैक के वीडियो मिलेंगे कि नहीं? 1 मंथ का कोर्स लेने पर शायद बैक के वीडियो ना मिले, 1 मंथ का कोर्स लेने पर बैक के वीडियो ना मिले, लेकिन 1 मंथ का कोर्स लेने पर आपको ये जो अभी इकोलॉजी और एनवायरनमेंट है वो पूरा मिल जाएगा। लेकिन हमारा ही नहीं, 1 महीने के कोर्स में भी आप सारे एजुकेटर्स की क्लास देख सकते हैं। आप सब्सक्रिप्शन कुछ भी ले, आपको सारे एजुकेटर्स की क्लास देखने को मिलेगी, सारे एजुकेटर्स की। ऑप्शनल भी आप 1 महीने में देख सकते हैं, एनसीईआरटी भी 1 महीने कर सकते हैं। तो 1 महीने का भी अगर आप कोर्स लेते हैं तो सारे एजुकेटर्स की क्लास आपको मिलेगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कल एनसीईआरटी या एमसीक्यू। तो कल इसी टाइम पर एनसीईआरटी की क्लास हो सकती है या एमसीक्यू की, में भी जल्दी आपको पता चल जाएगा, लेकिन टाइम यही रहेगा। तो कल हम देखेंगे इसके आगे की बातचीत। इसके लिए आप रिवीजन इसको करते चलिएगा और बचा हुआ पोर्शन अब मंडे को देखेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी में हम। बाय, गुड नाइट।